हेलो स्टूडेंट्स। तो आज परमाणु संरचना का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, अपन बात कर रहे हैं भाई श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। अब श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है ये तो अपन ने देख ही लिया था। उस तरंग समीकरण की जो सबसे मेन चीज है वो था साई। तो साई जो है ये तो तरंग फलन होता है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दे तो साई स्क्वायर का जो है वो भौतिक महत्व क्या होता है कि ये किसको बताता है, ये आपको नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताएगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको कहां मिलेगा, ठीक है, और उसकी प्रायिकता कितनी है, वहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो जहां साई स्क्वायर का मान जो है वो क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम बताया था। साई स्क्वायर का मान जहां पर मैक्सिमम होता है यानी ग्रेटर देन 90% होता है, उस जगह को क्या बोला था भैया, उस जगह को कक्षक बोला था, ऑर्बिटल बोला था, ठीक है। और फिर जहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैंने मिनिमम बताई थी उस जगह को क्या बोला था, उस जगह को बोला था अपन ने नोड। नोड जो है वो कितने टाइप का बताया था, 3 टाइप का बताया था। एक तो बोला था भाई नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट तो किसके संदर्भ में आता है, नोडल पॉइंट जो वर्ड है ये नाभिक के संदर्भ में आता है, क्योंकि नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है ना। क्वेश्चन जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा कि एक परमाणु के नाभिक, एक परमाणु में जो है वो एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या इतनी है और उसके जो है वो एनायन में इतने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं, घूम फिरा के लास्ट में एक लाइन बोलेगा कि इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वहां हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। आपको बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिख के देगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लास्ट में बोलेगा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी नहीं मिलता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी बोले, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो साई स्क्वायर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम कक्षक, और दूसरा क्या हो गया, नोड हो गया, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि कक्षक जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। कक्षक 4 प्रकार के कक्षक हो सकता है। या तो कोई एस कक्षक होगा, एस के बाद में कोई पी कक्षक होगा, पी के बाद में कोई डी कक्षक होगा, और डी के बाद में एफ कक्षक होगा। इसके आगे भी कक्षक पॉसिबल है, लेकिन अभी अपने को टोटल जो है वो कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 तत्वों के लिए 4 कक्षक, 4 प्रकार के जो कक्षक है वो सफिशिएंट है, इसलिए केवल 4 कक्षकों की अपन बात करते हैं। एस कहां से आया, पी डी एफ, इनको एस पी डी एफ क्यों बोला जाता है इसकी बात भी अपन आगे करेंगे। तो कक्षक जो है 4 प्रकार के हो सकते हैं, एस कक्षक, पी डी एफ, ठीक है ना। फिर देखो, एस कक्षक के लिए अपन ने ग्राफ बनाया था साई स्क्वायर आर और आर के बीच में, पी के लिए बनाया, डी के लिए, एफ के लिए, ये सारे ग्राफ अपन बताए थे। तो ग्राफ जो है वो वैसे तो मेडिकल में ग्राफ से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर नोड वगैरह के बारे में पूछ ले आपसे कि भाई किसमें कितने नोड होंगे, ठीक है ना, तो उस केस में ग्राफ जो है वो अपन को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन कैसे आएगा ये अभी अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से कैसे बनता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कक्षक अपन ने देख लिए। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी भी परमाणु में अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, अपन क्या चाहते हैं, देखना जरा, अब तक अपन को जितने भी अपन ने परमाणु मॉडल पढ़े हैं उनमें एक चीज अपन ने पढ़ी है क्या, कि बीच में नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब अपना ये मोटिव है कि भाई इतना तो पता चल गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। अब यहां से नई चीज पता चली कि इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो 3D पथ है, ठीक है। अब अपन ये चाहते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, लोकेशन क्या है। अगर आप किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओ तो एग्जैक्टली आपको इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज अपन चाहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मैं जयपुर में रहता हूं, अब आप मेरे को ढूंढने आओ तो एग्जैक्टली जयपुर में मेरा एड्रेस क्या है, तो इसके लिए आपको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो यही चीज अपन चाहते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये अपन ढूंढना चाहते हैं। ये सारी थ्योरी जो पढ़ी है इन सबकी हेल्प से। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाओगे तो पहले मिलेगा कोश, कोश में आएगा उपकोश, उपकोश जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे, एस पी डी
और एफ, चार मेरे पास क्या होंगे, उपकोष होंगे। उपकोष में क्या होगा, कक्षक होगा। तो हर उपकोष में कक्षकों की संख्या अलग अलग होगी। एस उपकोष में जो है वो केवल एक कक्षक होता है। पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। डी में जो है वो कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। और एफ में कितने होते हैं भाई, एफ में ऐसे करके 7 कक्षक होते हैं। फिर किसी भी कक्षक में जो है वो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये फॉर्मेट ध्यान में रखो। अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अपन देखना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि साई स्क्वायर जो है इसके 2 घटक अपन ने देखे थे, ठीक है। एक तो मैंने देखा था, एक तो बताया था साई स्क्वायर आर, जिसको मैंने बोला था त्रिज्यीय प्रायिकता फलन। दूसरा अपन ने देखा था साई स्क्वायर थीटा एंड फाई। अब देखो कि साई स्क्वायर आर तो अपन ने पढ़ लिया था। ये क्या होता है कि त्रिज्या के साथ नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होती है, तो ये तो बताता है कौन, साई स्क्वायर आर। दूसरा होता है साई स्क्वायर थीटा एंड फाई। इसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो साई स्क्वायर आर और त्रिज्या के साथ अलग अलग कक्षकों के लिए ग्राफ अपन ने देख लिया था, ठीक है ना। अब देखना कि साई स्क्वायर थीटा और फाई, इसको बोला जाता है भैया कोणीय प्रायिकता फलन। क्या बोलते हैं, कोणीय प्रायिकता फलन। अब ये क्या होता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अपनी नेक्स्ट जो आज की हेडिंग है वो यही है, साई स्क्वायर थीटा फाई कोणीय प्रायिकता फलन। कोणीय प्रायिकता फलन, ठीक है भाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जो मार्ग होता है, जो पथ होता है, वो कैसा होता है, वो एक 3D पथ होता है। यानी वृत्ताकार कक्षा ना होके एक गोले के रूप में वो चक्कर लगाता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहला अपने पास जो है वो स्फेयर आ गया, यानी पहला कोश, फिर ये दूसरा कोश। तो नाभिक से जैसे जैसे दूर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कैसे बदलती है, इसके बारे में तो बताता है कौन, साई स्क्वायर आर, त्रिज्यीय प्रायिकता फलन, ठीक है। अब देखना कि ये नाभिक अपने पास बीच में नाभिक, ये पहला कोश, नाभिक से अगर मैं किसी एंगल पर चलूं, ठीक है, नाभिक से किसी भी दूरी पर चले जाओ आप, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर चले गए, तो नाभिक से कोण चेंज होने के साथ, ये क्या है, थीटा और फाई, 2 अलग अलग कोण है। तो नाभिक से कोण बदलने के साथ साथ, जैसे आप समझने की कोशिश करना कि ये अपने पास जो है वो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये जो है वो तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया जेड। बीच में अपने पास जो है मैं क्या मान रहा हूं, नाभिक मान रहा हूं, ठीक है ना। तो नाभिक से ऐसे मैंने कोण चेंज कर दिया है, मान लो ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है ना। तो नाभिक से कोण चेंज होने के साथ, ठीक है, एक तो ये पॉइंट ले लिया, फिर एक जो है वो कहीं पर ये पॉइंट मैंने ले लिया। ये सारा का सारा 3D चल रहा है क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो एंगल चेंज होने के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से बदलती है ना, यहां पर देखना जरा। नाभिक के साथ कोण जो है वो क्या हो गया, ये जो एंगल की वैल्यू है, ये जो एंगल है ये क्या हो गया, बदल गया। तो ये एंगल अगर बदल जाते हैं, एंगल बदलने के साथ इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होती है, तो वो कौन बताता है, साई स्क्वायर थीटा फाई बताता है। यानी कोणीय प्रायिकता फलन से अपन को पता चलता है कि नाभिक के साथ, नाभिक से अगर कोण चेंज कर दो आप अलग अलग जगह पर, 3D पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ले लो, इसके अपने पास कुछ कोऑर्डिनेट हो गए, जैसे x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। तो दोनों में कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर कोण चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कैसे चेंज होगी, इसके बारे में बताता आपको कौन, कोणीय प्रायिकता फलन, ठीक है। अब देखना जरा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कल अपन ने देखी थी। अब उसमें जो है वो 3 कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण में क्या किया गया, जब तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, जैसे अभी अपन ने 2 कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे अलग अलग इन 3 कोऑर्डिनेट के लिए वापस बना देता हूं एक बार, ये x, ये y और ये z, यहां पर बीच में नाभिक, ठीक है। यहां के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है, और यहां के कोऑर्डिनेट जो है वो मैं ले रहा हूं x2 y2 और ये z2। इसके लिए ये वाला कोण जो है वो θ1 हो गया, जबकि इसके लिए जो है वो ये वाला कोण क्या हो गया, θ2 हो गया। तो दोनों के लिए कोण क्या हो गया, अलग अलग, कोऑर्डिनेट भी क्या हो गए, अलग अलग। तो समीकरण में जो अपने पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण थी, उसमें अलग अलग थीटा के लिए जब अलग अलग कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए और इन कोऑर्डिनेट को जब तरंग समीकरण में रखा गया, तो भाई अपन को इन कक्षकों की आकृति के बारे में पता चला। जैसे 4 कक्षक अभी मैंने आपको बताए थे, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। सुनना,
एस कक्षक। सबसे पहले बात करते हैं एस कक्षक। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, क्या हुआ कि जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण में अलग अलग कोण के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट रखे गए, ठीक है, तो कक्षकों की आकृति के बारे में पता चला। जैसे एस कक्षक की आकृति जो है वो कैसी होती है, इसके बारे में बात करें, ये वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया और इधर कहीं जेड हो गया। तो जब एस कक्षक के लिए, तो बीच में नाभिक, एस कक्षक के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट रखे गए, तो कभी मेरे को डॉट यहां मिला, कभी डॉट जो है वो यहां मिला, ऐसे अलग अलग जगह पर जो है वो क्या मिले, डॉट मिले एस कक्षक के लिए। मतलब बहुत बार जो है वो इसने बार बार गणनाएं की और बार बार गणनाएं करके, एक बार गणना की तो एक डॉट मिला, तो ऐसे बार बार गणनाएं कर करके इसने क्या किया, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में अलग अलग वैल्यूज पुट करी। ठीक है, तो हर जगह जो है इसको क्या मिले, बार बार ऐसे डॉट डॉट मिले। ठीक है, और डॉट मिलने का मतलब यह है कि जहां डॉट मिल रहा है वहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता अधिकतम है। साई स्क्वायर थीटा फाई जो है उसकी वैल्यू क्या है, अधिकतम है। जहां डॉट मिल रहा है वहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, आप ये समझ जाना। तो क्या किया गया कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में जब अलग अलग कोण बदल बदल के अलग अलग कोऑर्डिनेट के मान रखे गए, तो आपको जो है वो अलग अलग जगह डॉट प्राप्त हुए, और डॉट मिलने का मतलब वहां पर आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो एस कक्षक के लिए जब ये डॉट बनाए गए, किसी भी एस कक्षक के लिए जब ये डॉट बनाए गए और जब डॉट को आपस में मिलाया गया, तो देखा गया कि ये सारे के सारे जो है वो एक गोलाकार रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, एक गोलाकार रूप में, नाभिक के चारों ओर एक गोलाकार क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, यानी ये नाभिक हुआ। तो एस कक्षक के लिए कभी डॉट यहां पर मिला, कभी डॉट यहां मिला, कभी डॉट यहां, कभी डॉट यहां, कभी यहां, कभी यहां, और सबको मिलाया गया तो ये देखा गया कि एक गोल क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। यानी एस कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाओगे तो इस गोल क्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, इस गोल क्षेत्र के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। क्लियर है बात, कि इस गोल क्षेत्र में ये गोलाकार क्षेत्र मिल रहा है, इस गोलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एस कक्षक में कहीं भी मिल सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, एस कक्षक की आकृति होती है भैया गोलाकार। एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है, यहीं से आता है। तो कोणीय प्रायिकता फलन जो है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है भाई कक्षकों की आकृति के बारे में पता चलता है, कक्षकों की आकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, साई स्क्वायर थीटा फाई जो कोणीय प्रायिकता फलन है, तो कक्षकों की आकृति के बारे में इससे पता चलता है। पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक के लिए देखना जरा, जब पी कक्षक के लिए ये सारी चीजें रखी गई, ठीक है, तो ये एक्स, ये वाई, ठीक है ना, या पी कक्षक के लिए जब ये रखा गया, ये अपने पास नाभिक हो गया। ठीक है, तो देखा गया कि पी कक्षक के लिए जब अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट के साथ वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको जो है डॉट जो है वो कभी यहां मिला, कभी डॉट यहां पर मिला। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह पर डॉट प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसे ही इधर जो है वो अलग अलग जगह पर डॉट प्राप्त हुए। ठीक है, और जब इन सारे डॉट को आपस में जो है वो ऐसे मिलाकर देखा गया, एक डॉट का मतलब क्या है कि वहां आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो जब सारे डॉट को आपस में मिलाकर देखा गया तो संरचना जो है वो कुछ ऐसी बन रही थी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही थी। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ये डंबल जैसी हो गई, बॉडी बिल्डर। ठीक है ना, तो डंबल जो है वैसी बन रही है स्ट्रक्चर, इसलिए बोला गया कि पी कक्षक कैसा होता है, डंबल शेप होता है, डंबल के जैसा होता है। क्लियर है बात, तो पी जो है वो कैसा हो गया, डंबलाकार हो गया। ठीक है, तो पी की आकृति कैसी हो गई, डंबलाकार, आकृति डंबलाकार। ठीक है, तो पी की आकृति आई डंबलाकार। अब पी में जो है वो ये कंडीशन अलग अलग है कि कभी जो है वो डंबल एक्स एक्सिस पर पड़ा था तो इसको बोल दिया गया पी एक्स कक्षक, कभी डंबल वाई एक्सिस पर डॉट मिलने लग गए तो उसको पी वाई बोल दिया, कभी जेड एक्सिस पर डॉट मिलने लग गए तो पी जेड उसको बोल दिया गया। इसकी बात अपन बाद में करेंगे, अभी के लिए आपको केवल आकृति ध्यान में रखनी है। फिर डी कक्षक के लिए, डी कक्षक, ठीक है ना, डी कक्षक के लिए जब ये डॉट बनाए गए तो ये नाभिक, तो ये देखा गया कि डी कक्षक के लिए आकृति कुछ ऐसी मिलती है कि भाई कभी जो है वो डॉट आपको जो है वो इधर मिलते हैं, अलग अलग जगह पर डॉट मिल गए। ठीक है, जहां डॉट मिल रहा है इसका मतलब वहां आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, ऐसे डी कक्षक के लिए जब अलग अलग कोऑर्डिनेट रखे गए श्रोडिंगर तरंग समीकरण में, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो डॉट प्राप्त हुए, 3D में अलग अलग जगह पर डॉट प्राप्त हुए। और जब इन सबको 3D में मिलाया गया तो देखा गया कि आकृति जो है वो कुछ ऐसी बनती है, कुछ ऐसी आकृति बनती है।
अब ये आकृति जो है वो कैसी हो गई भाई, एक डंबल तो ये वाला हो गया, एक डंबल ये वाला हो गया, तो ये आकृति होगी कैसी, डबल डंबल, द्विडंबलाकार। तो इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है, द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। क्लियर है बात। तो क्या हुआ कि इससे क्या पता चलता है भाई, साई स्क्वायर थीटा और फाई से क्या पता चला, कक्षकों की आकृति का पता चला। सभी कक्षकों के लिए क्या किया गया, ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग कोऑर्डिनेट रखे गए। एस कक्षक के लिए अलग कोऑर्डिनेट रखे गए, तो आपको जो है वो एक डॉट मिला, एक बार कोऑर्डिनेट रखा तो एक डॉट मिला। ऐसे ही बार बार जब कोऑर्डिनेट बदल बदल के रखे गए तो जितने भी डॉट मिल रहे थे वो सारे एक गोलीय क्षेत्र के रूप में मिल रहे थे। तो कंक्लूजन निकाला गया कि एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। पी के लिए ये जो डॉट मिल रहे थे ये डंबल जैसे क्षेत्र में मिल रहे थे, इसलिए कंक्लूजन निकाला गया कि पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर मिल सकता है, डंबल वाले क्षेत्र में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। डी में जो है वो ऐसे डबल डंबल वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले कोश, कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक। अगर एस कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन इस गोलाकार क्षेत्र में कहीं पर भी मिल सकता है। अगर पी कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन इस डंबल वाले क्षेत्र में कहीं पर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। अगर डी कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन चारों डंबल में, मतलब ये जो चारों अर्ध डंबल है या दो द्विडंबल है, इनमें से इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। एफ कक्षक को जो है वो बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, इसलिए बोल दिया गया कि एफ कक्षक कैसा होता है, जटिल होता है। इसके आगे के जितने भी है सबको अपन कॉम्प्लेक्स मानेंगे, तो एफ कक्षक जो है वो कैसा होता है, जटिल होता है। तो यहां से जो है वो कक्षकों की आकृति का आइडिया अपन को मिलता है, ठीक है ना। तो ये थी श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। अब देखना क्या हुआ कि भाई चलो मान लिया कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण से बहुत सारी चीजें अपन को पता चली, लेकिन मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि श्रोडिंगर जो है वो एक अच्छा केमिस्ट्री का ज्ञाता होने के साथ साथ, या अच्छा जो है वो एक यूं समझ लो कि गणितज्ञ भी था, ठीक है ना, मैथमेटिशियन भी था। तो उसकी ये जो गणनाएं हैं, ये जो कैलकुलेशन है, ये उस टाइम पर लोगों के समझ में नहीं आई, ठीक है ना, बहुत ही कम समझ में आई लोगों के। तो आगे क्या हुआ, इसी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करके तीन ऐसी संख्याएं दी गई, इसी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करके तीन ऐसी संख्याएं दी गई जिन संख्याओं को अगर अपन पढ़ ले तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का पूरा जो निचोड़ है, पूरा जो जूस है, इसका जो भी कंक्लूजन है वो समझ में आ जाता है। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि अपन को पता चले कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। अगर किसी परमाणु में मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाऊं तो एग्जैक्टली मेरे को इलेक्ट्रॉन कहां ढूंढना चाहिए, इस क्वेश्चन के जवाब के लिए अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये तरंग समीकरण जो है वो इसमें मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आई। तो इसको सॉल्व करके क्या किया गया, तीन क्वांटम संख्याएं दी गई, तीन ऐसी संख्याएं दी गई जिनसे अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कोश में है, कौन से उपकोश में है, कौन से कक्षक में है, कक्षक में उसका विन्यास कैसा है, कक्षक में जो है उसका चक्रण कैसा है। ये सारी चीजें जो है वो अपन उन संख्याओं से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संख्याएं हैं जिनसे अपन को इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, संपूर्ण पते का पता चलता है, उनको अपन बोलते हैं क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बाद में नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए उनको क्या बोलेंगे अपन, क्वांटम संख्याएं बोलेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई क्वांटम संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। तो परमाणु संरचना में नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है भैया क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं एग्जैक्टली है क्या, तो मैंने कहा कि क्वांटम संख्याएं जो है वो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताती है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं, ऐसी जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है, ठीक है ना। कि आपको यह बताएगी परमाणु में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन अपन को कहां मिलेगा। अगर अपन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाए तो कहां मिलेगा, तो इसके लिए जो है वो कुछ संख्याएं अपने पास है। अब ये संख्याओं का नाम क्या है, तो देखना जरा। एक सबसे पहले होती है भाई मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम
संख्या, इसको जो है वो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम। दूसरी अपने पास होती है भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, या इसको सहायक क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको जो है वो गौण क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, और इसको जो है स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मैं आपको प्रदर्शन बता रहा हूं स्मॉल एन स्मॉल एल, ये स्टैंडर्ड है, तो डायरेक्टली ध्यान में ही रखना है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई एजिमुथल तीसरी जो है वो अपने पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय, इसको जो है वो स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, मैग्नेटिक, क्लियर है, क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तीनों जो है शुरू की जो तीन है, ये तीन, ठीक है, इन तीनों को प्राप्त किया गया था श्रोडिंगर तरंग समीकरण के सॉल्यूशन से, ठीक है, यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व किया गया बार बार, तो अपन को जो है ये तीनों संख्याएं प्राप्त हुई, ठीक है। एक और क्वांटम संख्या है चौथी, जिसको अपन बोलते हैं भाई चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये आगे चल के बाद में दी गई थी, ये वाली जो है वो गोल्डस्टीन ने दी थी, हालांकि ये सारी क्वांटम संख्याएं अलग अलग टाइम पर दी गई, अलग अलग यो कह दो साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है ना, और कैसे दी थी वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करके ही इन्होंने दी थी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या को श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कौन सी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो ऐसी क्वांटम संख्या है जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से नहीं मिलती है, ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, बाकी की क्वांटम संख्या जो है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के सॉल्यूशन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। और क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताएगी, ठीक है। अब कैसे कैसे बताती है, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओगे तो आप किस में जाओगे, कोश में, कोश में आपको क्या मिलेगा, उपकोश मिलेगा, उपकोश में आपको क्या मिलेगा, कक्षक मिलेगा, और कक्षक में कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यह फॉर्मेट अपन को ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये अपन को बताती है कोश के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में, पहले कोश, दूसरे कोश, तीसरे कोश, है ना। कोश जो है वो क्या होता है, ये नाभिक, ये अपने पास कोश, ठीक है, ये पहला कोश, दूसरा, तीसरा, जिनको अपन अब तक कक्षाएं बोल रहे थे, एग्जैक्टली वो अब क्या हो चुके हैं, कोश हो चुके हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में बताएगी, इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, कि आप इलेक्ट्रॉन को पहले कोश में ढूंढ रहे हो, दूसरे में, तीसरे में, कहां ढूंढ रहे हो, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है उपकोश के बारे में। उपकोश कितने होते हैं, 4, एस, पी, डी और ये एफ, 4 उपकोश होते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो उपकोश के बारे में बताएगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो कक्षक के बारे में बताएगी। मैंने आपको कहा कि एस उपकोश में कितने कक्षक, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में कितने, 7। तो ये कहां से पता चला, ये पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से कि कौन से उपकोश में कितने कक्षक होंगे। क्लियर है। फिर चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का खुद की एक्सिस पर चक्रण कैसा है। तो ये चारों चीज जो है वो क्रमशः इन चारों के बारे में बताती है। क्लियर है बात। अब अपन को क्या करना है, इनको सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, सबको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, साथ साथ जो है वो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी बात भी अपन करेंगे। देखो जरा, तो क्वांटम संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या करती है भाई, है, उनको क्वांटम संख्या अपन बोलते हैं। तो सबसे पहला अपने पास है भाई मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको स्मॉल एन से लिखा है अपन ने, ठीक है। तो किसके बारे में बताएगी,
तो सबसे पहले क्या आया, कोश आया। तो ये जो है वो कोश के आकार एवं ऊर्जा के बारे में बताती है, ठीक है। किसके बारे में बताया है, कोश के आकार और ऊर्जा के बारे में बताया है, ठीक है। ये बिल्कुल वही है, एन अब तक बहुत जगह अपन ने काम में लिया है, ध्यान से देखना। ये बिल्कुल एन जो है आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एन, ये ही एन जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। जैसे ई बराबर आपने कहा था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये एन, ये ही मुख्य क्वांटम संख्या है। तो एन का जो है एन, ये एग्जैक्टली किसको बता रहा भाई, आप कौन से कोश में हो, ठीक है ना। जैसे ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ठीक है। ऐसे ही लगातार आगे से आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं n के मान की बात करूं, n का मान, ठीक है, तो n का मान कहां से कहां तक हो सकता है भाई, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो n का मान जो है वो 1 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक ही होगा, क्योंकि वही बात है कि 1.5वां कोश संभव नहीं है, 1.2वां कोश संभव नहीं है, 3.3वां कोश संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि याद करो डी ब्रोगली ने कहा था कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो जिस कोश में है उतनी ही तरंगे बनेगी और कभी भी अपूर्ण तरंग का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जो है वो n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। तो n का मान जो है वो 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। कोश के आकार के बारे में बताती है, n का मान बढ़ेगा तो कोश का आकार भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। n का मान बढ़ेगा तो कोश की ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे देख लो जरा, n का मान बढ़ रहा है, आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे ऊर्जा भी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपने पास पहली क्वांटम संख्या है जिसको अपन ने बहुत जगह काम में लिया है, मुख्य क्वांटम संख्या। किसके बारे में बताती है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि मुख्य क्वांटम संख्या निम्न में से किसके बारे में बताती है, तो कोश के आकार एवं ऊर्जा के बारे में बताती है। क्लियर है बात। तो ये तो है n, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। n का मान आपको ध्यान में रखना है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। दूसरी क्वांटम संख्या जो है वो है भाई द्विगंशी या सहायक या गौण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको जो है वो अपन L से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तो कोश के बाद में क्या आता है, उपकोश। तो ये जो बताएगी आपको, ये उपकोश ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा के बारे में बताती है, ठीक है। उपकोश की ऊर्जा के बारे में बताती है बेसिकली, ये पॉइंट ध्यान में रखना। हाँ, उपकोश का आकार और ऊर्जा दोनों के बारे में बताती है, लेकिन ऊर्जा वाला ध्यान में रखना है। L का मान अगर बढ़ा तो भाई इसके संगत उपकोश का मान भी, उपकोश की ऊर्जा जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। L का मान अगर बढ़ेगा तो उपकोश की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब L का मान जो है वो क्या हो सकता है, जैसे n का मान आपने बोला 1 से लेके अनंत कुछ भी हो सकता है, वैसे ही L का संभव मान, ठीक है ना। L का मान जो है वो 0 से अनंत तक कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ध्यान से, L का संभव मान जो है वो 0 से अनंत तक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। अब 0 से अनंत तक हो सकता है, L का मान माइनस नहीं होगा। जहां L का मान अगर माइनस आ जाए इसका मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको डायरेक्टली पूछ सकता है निम्न में से कौन सा L का मान संभव है, तो L का मान 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब देखना जरा कि भाई कभी भी L का मान जो है, ठीक है, वो, या आप यू बोल दो कि कभी भी L का मान जो है वो n से ज्यादा नहीं आएगा। किसी एक, अगर मैं बात करूं उपकोश के लिए, किसी उपकोश के लिए, है ना, किसी उपकोश के लिए, तो किसी उपकोश के लिए जो है वो कभी भी L का मान n से ज्यादा नहीं आएगा। ये वाली चीज संभव नहीं है। ना ही L का मान कभी n के बराबर होगा, हमेशा L का मान जो है वो n से कम ही आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्या कभी भी L का मान n से ज्यादा नहीं आएगा। L का मान हमेशा, L का मान कभी भी n के बराबर नहीं आएगा। L का मान जो है वो हमेशा n के
n से छोटा ही होगा। ध्यान से, क्या किसी उपकोष के लिए कभी भी l का मान n से ज्यादा नहीं होगा, l का मान n के बराबर नहीं होगा, हमेशा n का मान ज्यादा होगा। ठीक है, l का मान छोटा होगा। ठीक है, अब देखना जरा कि मैंने कहा कि l का संभव मान 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, यानी अगर l बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है, l का मान इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर l का मान 0 है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये समझ जाना कि वो S उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। या आप यूं बोल सकते हो आज के बाद में कि S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? 0 होता है हमेशा। कि अगर कहीं पर L का मान 0 है तो समझ जाओ S उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। या फिर आप यूं बोल सकते हो कि S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? 0 होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर 1 आ जाए, L का मान 1 आ जाए तो ये P को प्रदर्शित करेगा, 2 आ जाए तो D को प्रदर्शित करेगा, 3 आ जाए तो ये F को प्रदर्शित करेगा। उल्टा भी आप बोल सकते हो कि भाई P के लिए L का मान 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, अब इसके आगे अगर मान लो L का मान 4 आ जाए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अब तक अपने पास टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और 118 तत्वों में केवल 4 उपकोष जो है वो पर्याप्त है। ठीक है ना, इसलिए आगे बात नहीं करते, लेकिन इसके आगे अगर पूछ ले तो आगे एबीसीडी चालू कर दो। एफ के बाद में जो है वो जी, एच, आई, जे, के, आगे से आगे ये चलता जाएगा। यानी जी के लिए एल का मान 4, 5, एच के लिए और आई के लिए कितना? 6। ठीक है ना, अब देखना जरा, शुरू के जो 4 है, एस जो वर्ड है ये लिया गया भाई शार्प। ठीक है, शार्प से। पी जो है ये लिया गया है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल। डी जो है ये लिया गया है भाई डिफ्यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूज्ड। और एफ जो लिया गया वो लिया गया फंडामेंटल। तो ये जो 4 वर्ड है ना, इनसे शुरू के जो 4 है वो लिए गए हैं, क्योंकि इसके आगे अब तक जो है वो जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए जो है वो जी, एच, आई, जे ये सारे अल्फाबेट्स है। ठीक है ना, तो ये शुरू के जो 4 है, एस, पी, डी, एफ जो अपन बोलते हैं, जो बोलते आए हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एल जो है, एल का मान 0 किसके लिए? एस के लिए, 1 पी, 2 डी, 3 एफ, 4 जी, एच, आई, जे, के, आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, फिर देखना कि L का मान कभी भी N से ज्यादा नहीं होगा, L का मान N के बराबर नहीं होगा, हमेशा L का मान N से क्या आएगा? छोटा ही आएगा। ठीक है, अब देखना, जैसे मैं कहता हूं कि N बराबर, ठीक है, N का मान क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, N का मान कुछ भी हो सकता है। तो L का मान देखना क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, देखो कि अगर मैं कह दूं n का मान 1 है, l का मान 0 संभव है क्या? ध्यान से भाई, इसको ध्यान में रखना। क्या l का मान कभी भी n से ज्यादा नहीं होगा, l का मान n के बराबर नहीं होगा, l का मान हमेशा n से छोटा ही होगा। अगर n का मान जो है वो 1 है और l का मान 0 है, तो मैं आपको बोल दूं कि इफ n बराबर 1, l बराबर 0, कौन सा कक्षक हो गया? तो आप बोलोगे कि भाई ये हो गया 1s कक्षक। ध्यान से देखना, इसको जो है वो अपन n बराबर 1, l बराबर 0 को कैसे लिखेंगे? 1s से लिखेंगे। मतलब क्या है, जो पहले आता है वो तो n है, बाद में जो आया है वो l है। यानी s के लिए देख लो जरा कितना है, l का मान 0, तो इसलिए जो है वो इसको n बराबर 1, l बराबर 0 को 1s से लिख सकते हो। n बराबर 1, l बराबर 1 संभव है क्या? ना, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। n बराबर 1, l बराबर 2 संभव है क्या? ना, संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी l ज्यादा नहीं हो सकता। n बराबर 1 या n बराबर 2 और l बराबर 0 संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। अगर संभव है तो इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा 2, n जो है वो 2 और l बराबर 0 किसके लिए? s। तो इसका मतलब ये 2s कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूसरी कक्षा के s उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरे कोष के s उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही n बराबर जो है वो 2 ले लिया, l बराबर 1, तो ये कौन सा हो जाएगा? संभव है या नहीं है? पहली बात तो संभव है। कौन सा हो जाएगा? 2, l बराबर 1 किसके लिए? p, तो 2p। ठीक है, अब देखना, जैसे और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। n बराबर 3 ले लिया, ठीक है, ध्यान से इसको मिटा देता हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो n और l
अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लग जाए भले ही थोड़ा सा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखना जरा, मैं कहता हूं कि भाई n बराबर अगर 3 है तो l बराबर क्या क्या हो सकता है, तो n बराबर 3 है तो l बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n बराबर 3 है तो l बराबर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n बराबर 3 l बराबर 2 हो सकता है। n बराबर 3 l बराबर 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं आ सकते, ना l का मान ज्यादा है, यानी इसके आगे की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यानी n बराबर 3 है तो l बराबर जो है वो 0 1 2 ये 3 वैल्यूज हो सकती है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि n बराबर 3 के लिए कितने उपकोष संभव है। तो ध्यान से देखना कौन कौन से उपकोष आ गए या कौन कौन से कक्षक आ गए। n बराबर 3 l बराबर 0 कौन सा हो जाएगा, 3s। l बराबर 0 किसके लिए, s के लिए। n बराबर 3 l बराबर 1 कौन सा हो जाएगा, 3p। n बराबर 3 l बराबर 2 कौन सा हो जाएगा, 3d। क्लियर है बात। जैसे आपको बोल दिया कि भाई n बराबर 5 के लिए l का मान क्या क्या हो सकता है, तो l बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, l बराबर 1 हो सकता है, l बराबर 2 हो सकता है, l बराबर 3, l बराबर 4। n बराबर 5 के लिए l के ये सारे मान संभव हो सकते हैं। यानी कक्षक कौन कौन से आ गए, 5s आ गया, संभव है, 5p, 5d, 5f और 5g, ये सारे कक्षक संभव है n बराबर 5 के लिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न कक्षकों के लिए, निम्न कक्षकों के लिए n तथा l का मान बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो निम्न कक्षकों के लिए n और l का मान बताइए। तो ध्यान से देखना, जैसे आपको दे दिया 4s, 3p, 5d, ठीक है, 6f, 7s, 7p, 2p, 1s, ठीक है, ये सारे दे दिए। अब इन सब के लिए n और l चेक करना है। तो 4s, n बराबर बोलो कितना, 4, जो पहले लिखा है वो n, और s, p, d, f ये जो लिखा है इनसे अपन जो है वो l का मान बता ही सकते हैं, क्योंकि l बराबर 0 या l, s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसे बता सकते हैं। तो n बराबर 4 हो गया, l बराबर कितना हो गया 0, n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 5, l बराबर d के लिए कितना है भाई l 2, ठीक है, n बराबर 6, l बराबर कितना 3, ठीक है ना, f के लिए 3, n बराबर 7, l बराबर s के लिए 0, n बराबर 2, n बराबर p के लिए 1, n बराबर 1, l बराबर कितना हो गया, ये l है ना, l बराबर कितना हो गया 0 s के लिए, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि n और l चेक करो, या फिर n और l देकर आपको पूछ सकता है कि कौन सा कक्षक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, ठीक है। जैसे आपको ये चेक करना है कि 4g, 5f, 6i, 3f, 1p, 2d, 4f, ठीक है। अब इनमें से चेक करना है कि कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इनमें से कौन सा कक्षक संभव है, कौन सा संभव नहीं है, तो आपको एक ही काम करना है, और वो काम क्या है, n और l की वैल्यू चेक करो। जैसे 4g, n बराबर कितना 4, l बराबर, g के लिए l बराबर कितना है, तो ध्यान से g के लिए l बराबर कितना है 4, ठीक। तो अब देखना क्या ये संभव है, n और l का मान जो है वो कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब 4g संभव नहीं है। 5f, n बराबर कितना है, n बराबर 5, l बराबर कितना है f के लिए 3, f के लिए देखो जरा l बराबर कितना है 3, हमेशा l का मान n से छोटा ही होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली चीज संभव है। 6i चेक करते हैं, n बराबर 6, l बराबर, i के लिए चेक करो, i के लिए कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है l, तो l बराबर भी 6, यानी ये वाली चीज संभव नहीं है, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ना ही l का मान ज्यादा हो सकता है। 3f, n बराबर 3,
L बराबर 3 संभव नहीं है, 3F भी संभव नहीं है। 1P चेक करते हैं, N बराबर 1, L बराबर P के लिए 1 संभव नहीं है। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं, N बराबर 2, L बराबर D के लिए 2 संभव नहीं है। 4F चेक करते हैं, N बराबर 4, L बराबर कितना हो गया इसके लिए 3, तो L का मान छोटा आ रहा है, बिल्कुल ये संभव है। क्लियर है? इस तरीके से जब भी आ जाए क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है, तो आपको N और L ही चेक करना है। ऐसे ही और देखते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया 1D संभव है या नहीं है, 1D संभव है या नहीं है। ठीक है, तो N बराबर कितना 1, L बराबर कितना आ गया 2, तो L का मान ज्यादा आ रहा है, तो यह संभव नहीं है। क्लियर है बात? तो कौन सा उपकोष संभव है, कौन सा कक्षक संभव है, कौन सा संभव नहीं है, यह भी अपन को यहीं से पता चलता है। ठीक है, अब एक चीज जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोली थी कि भाई पहला जो कोश होता है उसमें केवल एक उपकोष होता है, ध्यान से वो चीज यहीं से क्लियर होती है कि ये अपने पास नाभिक, नाभिक के चारों ओर पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा, फिर पांचवा, छठवां, आगे से आगे चलता जाएगा। तो पहला, ये पहला N बराबर इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो पहला जो कोश है उसमें केवल एक ही उपकोष होगा S, दूसरे में 2 उपकोष होंगे S और P, तीसरे में 3 होंगे S, P एंड D, और चौथे में 4 S, P, D एंड F, पांचवें में 5 हो जाएंगे, कौन सा G भी आ जाएगा, छठे में H भी आ जाएगा, सातवें में I भी आ जाएगा, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए बनाते नहीं है। ठीक है ना? तो पहले में S, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे 1S। ठीक है, अब पहले में P क्यों नहीं होता है, तो देखना जरा, पहले में अगर P आएगा तो उसको क्या बोलूंगा, 1P बोलूंगा। N बराबर कितना 1, L बराबर 1, तो यह संभव नहीं है, इसलिए पहले में P नहीं होता है। क्लियर है बात? दूसरे में 2 होते हैं S और P, इनको 2S और 2P बोलूंगा। अब दूसरे में D क्यों नहीं होता है, तो दूसरे में अगर D होगा तो उसको क्या बोलूंगा, 2D बोलूंगा। N बराबर 2, L बराबर 2, तो यह संभव नहीं है, इसलिए दूसरे में केवल 2 उपकोष होंगे। तीसरी जो कक्षा है, तीसरी कक्षा में तीसरे कोष में 3 होते हैं SPD, इनको 3S, 3P और 3D बोलूंगा। तीसरे में F नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर 3F होगा तो N बराबर 3, L बराबर 3 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। ऐसे ही चौथे में कितने, 4 कौन कौन से, 4S, 4P, 4D और 4F, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बोली थी कि भाई जब अपन ने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, कि पहले में 1S, वो 1S ग्राफ जो अपन ने ऐसा बनाया था, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनाया था अपन ने ग्राफ। फिर जो है वो P जो है वो थोड़ा सा दूर से चालू हो रहा है, दूसरे से चालू हो रहा है। P का ग्राफ थोड़ा सा दूर से बनाया था, D का ग्राफ थोड़ा सा और दूर से बनाया था क्योंकि D तीसरे से चालू हो रहा है। F का ग्राफ थोड़ा सा और दूर से बनाया था क्योंकि F जो है वो चौथे से चालू हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये चीज ध्यान में रखना कि पहले कोश में केवल एक उपकोष S, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, लेकिन 5 के बाद में अपन केवल 4 तक ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 तक ही जरूरत होती है, इसके आगे के उपकोषों की अपन को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप जो है वो आप पता कर लोगे कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव होगा या कौन सा उपकोष संभव नहीं होगा। क्या चेक करना है, केवल छोटा सा पॉइंट है, N और L की वैल्यू चेक करनी है। क्या? N की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा आनी चाहिए, कभी भी L का मान N से ज्यादा नहीं आएगा, दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे, हमेशा L जो है वो N से छोटा आना चाहिए। जहां N L से छोटा है, जहां L N से छोटा है, वो ही उपकोष संभव होगा, वो ही कक्षक संभव होगा। ठीक है ना? अब देखना, तो भाई ये का मान अपन ने देख लिया, N की वैल्यू देख ली। अब एक छोटा सा अपन को पॉइंट पढ़ना है, N प्लस L। ठीक है, N प्लस L का मान, तो N प्लस L का मान किसी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ये चीज ध्यान में रखें
प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया कि n प्लस एल का मान जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसी कक्षक की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अगर किसी कक्षक के लिए n प्लस एल का मान ज्यादा है तो ऊर्जा जो है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, यदि अभी देखते हैं इसको, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान है तो वह कक्षक जिसके लिए n का मान अधिक है उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, ध्यान से देखो कि n प्लस एल का मान किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, n प्लस एल चेक कर दो तो आपको जो है ऊर्जा के बारे में आइडिया मिल जाएगा। n प्लस एल ज्यादा है तो ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर n प्लस एल का मान समान है तो ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगी, n के मान पर। तो चेक करेंगे जिसके लिए n ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ कक्षक दे रहा है और उनमें आपको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करता है। जैसे आपको 1s दे दिया, 2s, 3p, 4f, 5s, 5p, 3d, 4p, 6s। ठीक है, ये सारे आपको दे दिए और बोल दिया कि इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो आपको क्या चेक करना है, n और l निकाल लेते हैं पहले। n बराबर 1, l बराबर कितना, 0। n बराबर 2, l बराबर 0। n बराबर 3, l बराबर 1। n बराबर 4, l बराबर 3। n बराबर 5, l बराबर 0। n बराबर 5, l बराबर 1। n बराबर 3, l बराबर 2, है ना, एस पी डी। तो डी के लिए एल का मान 2। n बराबर 4, l बराबर 1। n बराबर 6, l बराबर 0। ये लो जी। ठीक है, तो n प्लस एल चेक करना है। इसके लिए n प्लस एल 1, इसके लिए n प्लस एल 2, इसके लिए n प्लस एल 4, इसके लिए n प्लस एल 7। ठीक है, इसके लिए n प्लस एल 5, इसके लिए n प्लस एल 6, n प्लस एल 5, n प्लस एल 5, n प्लस एल 6। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट क्या है कि जिसके लिए n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे चेक कर लो n प्लस एल का मान सबसे ज्यादा किसमें है, तो n प्लस एल का मान सबसे ज्यादा मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, यानी 4f के लिए n प्लस एल का मान सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 4f की ऊर्जा इनमें से सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो 4f की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। 4f के बाद में ये हो गया। अब देखो n प्लस एल 6 और इसके लिए भी 6। n प्लस एल का मान 6, n प्लस एल का मान 6, यानी 6s है। एक कौन सा है अपने पास, 6s के बाद में ये हो गया भाई 5p। ठीक, अब इन दोनों में से चेक करना है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो भाई 6 और 6 आ गया, तो n प्लस एल का मान अगर समान है तो n का मान अधिक है, उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। तो n का मान ज्यादा कहां है, यहां पर n का मान ज्यादा है। तो इसके बाद में कौन सा आएगा भाई अपने पास 6s। 6s के बाद में कौन सा आएगा 5p। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। फिर n प्लस एल, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए भी 5, 5 5 5, यानी कि 4p, 4p के बाद 3d और 3d के बाद में एक हो गया भाई अपने पास 5s। 4p, 3d और 5s, इनके लिए 5 5 5 आ रही है वापस से। n प्लस एल समान है तो n का मान सबसे ज्यादा किसके लिए, n का मान इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो किसके लिए होगा भाई 4p, 3d, 5s। तो इसका मतलब 5s की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी भाई 4p की होगी, फिर किसकी होगी भाई 3d की होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में कौन सा आया भाई, इसके बाद में जो है वो अपने पास ये 4, 3p, तो फिर हो गया भाई 3p। फिर कौन सा हो जाएगा 2s और सबसे कम 1s। ये लो जी, ये ऊर्जा का क्रम आ गया। क्लियर है बात।
तो अगर आपको ऊर्जा के बारे में पूछे तो ऊर्जा का पता किससे चलता है, N+L से पता चलता है, ठीक है ना, ऊर्जा के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दिया गया ऊर्जा का कौन सा क्रम सही है, कि कक्षकों की ऊर्जा का निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको वहां क्या करना होगा, N+L की वैल्यू चेक करनी होगी। N+L की वैल्यू ज्यादा है वहां ऊर्जा ज्यादा होगी, N+L समान आ जाए तो वहां वो कक्षक जिसके लिए N का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और देखो जरा कि ये वाली चीज जो है, ये चीज जो है वो लागू होती है जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उन सबके लिए ये चीज एप्लीकेबल है। लेकिन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन जैसी प्रजातियों के लिए ऊर्जा का मान केवल N के मान पर निर्भर करता है। ये चीज ध्यान में रखना कि मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन जैसी प्रजातियों के लिए ऊर्जा का मान केवल N के मान पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन के जैसी प्रजातियां कौन सी हो गई, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+Li+2, ठीक है ना, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए ऊर्जा का मान केवल N की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिख दूं आपको, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको ये दे दिया जैसे 1s 2s 2p 3s 4f 3d 4p 5s 5p, ठीक है, ये सारे दे दिए। अब एनर्जी का बढ़ता क्रम, तो यहां केवल आपको n की वैल्यू चेक करनी है। n की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो n बराबर इसमें कितना है 1, इसमें n बराबर 2 2 3 4 3 4 5 और ये 5, ठीक है। n का मान बराबर तो वहां ऊर्जा भी बराबर होगी, तो यहां देखना जरा 5s और 5p की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी, और सबसे ज्यादा इसी की होगी क्योंकि n का मान इनके लिए ज्यादा है। फिर देखो जरा 4f 4p, तो 4f और 4p की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी, ये l पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर देखो जरा 3s 3d, तो 3s और 3d की ऊर्जा बराबर होगी। फिर जो है वो कौन सा आ गया 2s 2p, तो 2s और 2p की ऊर्जा बराबर होगी। फिर सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी 1p। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जितने भी परमाणु है उनके लिए कक्षकों की ऊर्जा जो है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, n पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं केवल उपकोष की बात करूं, उपकोष कौन से s p d f, आपको पूछ लिया इनकी ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तो एक चीज शुरू में बताई थी कि किसी उपकोष के लिए L का मान ज्यादा होता है तो ऊर्जा भी ज्यादा होती है। L का मान इसके लिए 3 2 1 0, ये L का मान होता है। तो अगर इनकी बात करें तो यहां पर ऊर्जा का क्रम क्या आएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, F की, D की, P की, S की, ये अपने पास एनर्जी का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अगर एनर्जी के बारे में जब भी पूछेगा, ऊर्जा की बात जब भी करेगा, तो आपको N+L ध्यान में रखो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो, और अगर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियां हैं, तो आपको जो है वो केवल N की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये N हो गया, L हो गया। N का मान 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, L का मान 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि कभी भी L का मान जो है वो N से ज्यादा नहीं होगा, L का मान N के बराबर नहीं होगा, हमेशा N का मान L से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जहां पर N की वैल्यू N से ज्यादा है केवल वो ही कक्षक संभव है, उसके अलावा बाकी की 2 कंडीशन में कक्षक संभव नहीं होगा। क्वेश्चन अपन ने देख लिया, पूछेगा वो अपन ने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्वांटम संख्या की तरफ चलने जा रहे हैं। अगली जो क्वांटम संख्या है अपनी वो है भैया चुंबकीय क्वांटम संख्या m। देखें तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ठीक है। अब ये किसके बारे में बताती है, ठीक है, तो ध्यान से देखना
कि मैंने कहा था कि सबसे पहले एन एल एम एस, एन कोश, उपकोश, कक्षक। तो एम जो है ये आपको बताएगी कक्षक के अभिविन्यास के बारे में। विन्यास, ये वर्ड ध्यान में रखना, अभिविन्यास। डायरेक्टली पूछता है कि भाई एम किसके बारे में एम किसके बारे में बताता है, तो कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है, तो कक्षक का जो अभिविन्यास है उसके बारे में बताएगी। अभिविन्यास का मतलब है कक्ष की त्रिविम में व्यवस्था, ये कक्षक का 3D अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में अपन को कौन बताता है, उसके बारे में एम बताता है। ठीक है, अब देखना जरा कि एम का मान, ये ध्यान में रखो, एम का मान जो है ये होता है भाई -L से +L तक, 0 को शामिल करते हुए, ये अपने पास जो है वो क्या होता है भाई, एम का मान होता है क्या, -L से +L तक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना, एस उपकोष के लिए। ठीक है भाई, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना, 0, एम का मान कितना होगा, तो -L से +L तक कुछ भी, यानी -0 से +0। अब 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो एम का मान कितना होगा, 0। ठीक है, अब इससे क्या इंडिकेशन मिलता है ये अभी बात करते हैं। दूसरा, पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए तो देखना, पी उपकोष के लिए एल का मान कितना, 1, तो एम का मान क्या क्या हो सकता है, -L से +L तक, यानी -1, 0, +1, यानी एम के कितने मान आ गए, टोटल एम के मान, टोटल कुल एम के मान, कुल एम के मान कितने मान मिले, टोटल 3 मान मिले। ठीक है, मैंने कहा कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है, तो एम के 3 मान मिलने का मतलब यह है, देखो जितने एम के मान होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, जितने कुल जितने एम के मान होंगे उस उपकोष में उतने ही कक्षक होंगे। शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष में जो है वो केवल 1 कक्षक होता है। पी में कितने कक्षक होते हैं, पी में जो है वो 2 कक्षक होते हैं, डी में 5, एफ में 7। तो ये चीज कहां से पता चलती है, ये एम से पता चलती है, एम के मान से पता चलती है। तो एम के जो है वो 3 मान आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि पी में 3 कक्षक होंगे। यानी देखना जरा, पी में जो 3 कक्षक है उनको कुछ ऐसे बनाएंगे, पी के 3 कक्षक। ठीक है, 3 कक्षकों के लिए, एक के लिए एम का मान -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1, यानी पी उपकोष जो होता है उसमें एम का मान -1, 0, +1, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एम का एक मान एक कक्षक को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब पी जो उपकोष है वो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो जिसके लिए -1 है, एक 0, एक +1। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा, एक तो होता है भाई PX, एक होता है PZ, एक होता है PY। ठीक, PZ के लिए m का मान जो है वो 0 होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। Z वाले के लिए कितना, 0। बाकी X और Y के लिए जो है वो आप कुछ भी ले सकते हो, PX के लिए -1 भी लिख सकते हो, +1 भी लिख सकते हो, PY के लिए +1 और -1 दोनों काम में ले सकते हो। ठीक है, अब इधर आते हैं कि भाई यहां पर L का मान 0, M का मान 0, M के कुल मान, कुल M के मान कितने मान मिले, 1। वो मान क्या है, 0 है, लेकिन एक वैल्यू तो मिल गई ना, 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब S में कुल कक्षक कितने होंगे भाई साहब, एक ही कक्षक होगा। इसलिए S के कक्षक को केवल अपन अकेला ऐसे बनाते हैं। तो S में जो है वो S एक ऐसा उपकोष है जिसमें एक कक्षक है। P में कुल कक्षक कितने कक्षक होंगे भाई, P में 3 कक्षक होंगे। कौन कौन से, PX, PZ, PY। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, P कैसा बताया था भाई, P मैंने बताया था आपको डंबलाकार। ठीक है ना, P कैसा बताया था, डंबलाकार। तो अब देखना जरा कि PX, PZ और PY का मतलब क्या है भाई। PX का मतलब है कि जो अपना डंबल है, ये X ये Y, कि जो डंबल है वो X एक्सिस पर होगा, यानी आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो X एक्सिस पर, यहां इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, ये X ये Y,
पी वाई का मतलब है डंबल अपन को वाई एक्सिस पर कहीं पर भी मिल सकता है, यानी डंबल जो है वो यहां, इलेक्ट्रॉन जो है वाई एक्सिस पर, मैंने बताया था आपको कि भाई कभी डंबल एक्स एक्सिस पर आता है, कभी वाई पर आता है, कभी जेड पर आता है, तो इसका मतलब ये था कि एक्स एक्सिस पर डंबल है, यानी इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में से कहीं मिल रहा है आपको, एक्स एक्सिस पर कहीं मिल रहा है तो पी एक्स कक्षक होगा, अगर वाई एक्सिस पर मिल रहा है तो पी वाई होगा, और अगर डंबल जो है वो अपन को जेड एक्सिस पर मिल रहा है, ये एक्स मान लो, ये जेड मान लो, डंबल जो है वो अगर जेड एक्सिस पर मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, पी जेड कक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो पी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि तीनों में डंबल जो है वो अक्षों पर है, इसलिए पी के ये जो तीनों अपने पास उपकोष है, पी के तीनों जो कक्षक है, इनको अपन अक्षीय कक्षक भी बोलते हैं, अक्षीय कक्षक। क्यों? क्योंकि डंबल कहां है भाई, कक्षों पर है। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको एक बताया था, नोड कितने प्रकार के बताए, 3। नोडल पॉइंट, तो नोडल पॉइंट तो क्या होता है भाई, नोडल पॉइंट तो अपने पास होता है नाभिक। एक मैंने बताया त्रिज्यीय नोड, तो त्रिज्यीय नोड की बात बाद में करेंगे। एक होता है नोडल तल, तो नोडल तल क्या होता है भाई, एक ऐसा तल, नोड का मतलब क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी हो, 0 हो। नोडल तल का मतलब है एक ऐसा तल जहां उस तल में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए। जैसे px में अगर नोडल तल की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये इसके लंबवत z एक्सिस, आपको कोई एक ऐसा तल के सापेक्ष इसको काटना है कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, एक ऐसा तल ढूंढना है जहां इलेक्ट्रॉन आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो इसमें देखना जरा, ये डंबल 3D होता है, मैं अगर इस तल में इसको काटूंगा, ये वाले तल में काटूंगा, ये कौन सा, जेड एक्स, इधर जेड और ये एक्स, मैं जेड एक्स तल में काटूंगा तो डंबल जो है वो क्या हो जाएगा, बीच में से कट जाएगा, डंबल जो है वो यहां से क्रॉस होगा। डंबल अगर कट रहा है इसका मतलब आपको इस तल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ध्यान से, ये जब भी नोडल प्लेन देखना हो तो उसको काट के देखो, जिस तल को आप चेक कर रहे हो उस तल को काट के देखो, अगर डंबल कटेगा इसका मतलब वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो इस तल में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस तल में काट के देखो, ये कौन सा हो गया, जेड वाई तल हो गया, जेड वाई में इसको काट के देखो तो डंबल नहीं कटेगा, बीच में तो नाभिक है, यहां तो नाभिक है, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, डंबल तो नहीं कटा ना। तो इसका मतलब यह है कि भाई इस तल में काटने की कोशिश करोगे, इस तल में देखोगे तो इस तल में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है, यानी इसमें जो है वो नोडल प्लेन है। कितने हैं, एक। कौन सा है नोडल प्लेन, तो कौन सा नोडल प्लेन है ये चेक करने के लिए आप पी एक्स को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा कौन सा, वाई जेड, ये नोडल प्लेन है, इसमें चेक करते हैं। तो भाई देखो जरा, अब इसको वाई जेड में काटता हूं, तो वाई जेड में काटूंगा तो इस बार जो वो डंबल ऐसे क्रॉस हो जाएगा बीच में से, तो इसका मतलब वाई जेड तो नोडल प्लेन नहीं है, तो कौन सा बचा, जेड एक्स, तो इसमें भी नोडल प्लेन है, नोडल तल है, कितने, एक, कौन सा है, जेड एक्स। ऐसे ही इसमें भी नोडल प्लेन आएगा, कितने आएंगे, एक आएगा, कौन सा आएगा, जेड को छोड़ दो, बाकी कौन सा बचा, एक्स वाई, ये इसमें नोडल प्लेन है। तो आपको नोडल प्लेन के बारे में पूछ सकता है कि भाई इसमें कितने नोडल प्लेन है। ठीक है, कौन सा होगा नोडल प्लेन, कि भाई पी एक्स में नोडल प्लेन कितने हैं, कौन सा होगा, पी वाई में कितने हैं, कौन सा होगा। नोडल पॉइंट पूछ ले तो नोडल पॉइंट इसमें तो नाभिक एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, ठीक है ना, नोडल पॉइंट सब में एक एक है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पी उपकोष के लिए, ये एस उपकोष के लिए, डी और एफ के लिए भी करेंगे, तो देखना नेक्स्ट अपने पास अगला डी उपकोष के लिए। ठीक है, तो डी उपकोष के लिए एल का मान क्या बताया भाई, एल का मान डी उपकोष के लिए होता है 2, तो एम का मान क्या क्या हो सकता है, माइनस एल से प्लस एल, यानी -2, -1, 0, +1, +2, टोटल एम का मान, कुल एम के मान कितने मिले भाई, 5। इसका मतलब डी में कुल उपकोष, डी में कुल उपकोष कितने होते हैं, 7 होते हैं, उन 5 होते हैं। उन 5 को कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये टोटल जो है वो अपने पास डी में 5 डी में कुल कक्षक कितने होंगे, डी में टोटल 5 कक्षक होंगे, पांचों को अपन कुछ यू बनाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं डी में 5, तो ध्यान से देखना, एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये डी के टोटल जो है वो 5 इनका नाम होता है, जैसे पी में 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी के पांचों का नाम जो है वो कुछ यूं होता है। और अगर इनके लिए बात करें तो इसके लिए -2, -1, 0, +1 और ये +2,
डी जेड स्क्वायर के लिए हमेशा 0 होता है। इन दोनों के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, +1 और इन दोनों के लिए आप जो है वो +2 -2 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना जरा कि इन पांचों का विन्यास 3D अरेंजमेंट कैसा है, इसके बारे में तो बताता है। तो पांचों कक्षक दिखते कैसे हैं, तो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूं डी एक्स वाई की। तो डी कैसा होता है भाई, डबल डंबल होता है, द्विडंबलाकार होता है, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई में क्या है कि जो डंबल होगा वो एक्स वाई तल में होगा। डंबल किस में होगा, एक्स वाई तल में, यानी आपको यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी मिल सकता है। ये हो गया कौन सा, डी एक्स वाई। ठीक है, डी वाई जेड, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो डी वाई जेड में डंबल जो है वो वाई जेड तल में होगा। ठीक है, यानी आपको वाई जेड तल में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है। ये हो गया डी वाई जेड, ठीक है ना। तो वाई जेड तल में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी अपन को मिल सकता है। फिर डी जेड एक्स, ये एक्स और ये जेड, ये हो गया डी जेड एक्स या एक्स जेड, कुछ भी बोल दो। तो यानी जेड एक्स तल में इलेक्ट्रॉन आपको कहीं, ओके एक्सिस पर बना दिया, एक्सिस पर नहीं तल में बनाना था। तो डी जेड एक्स, ये एक्स ये जेड, तो एक्स जेड तल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी मिल सकता है, डबल डंबल होता है, ये लो। ठीक है, तो डी जेड एक्स, ठीक है, तीन तो ये हो गए। अब देखो जरा इनमें नोडल प्लेन चेक करते हैं। नोडल प्लेन, कोई ऐसा तल ढूंढना है जिसके सापेक्ष काटने पर डंबल ना कटे, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, ये हो गया, ये एक्स वाई और ये एक्सिस कौन सी होगी, जेड। भाई अब अगर मैं इसको इस तल में काटता हूं, जेड एक्स तल में काटता हूं, ध्यान से देखो, दो नीचे हो गए दो ऊपर, बीच में तो नाभिक है, यानी डंबल नहीं कटा। डंबल नहीं कटा तो इसमें नोडल प्लेन है। ठीक है, एक तो ये हो गया कौन सा, जेड एक्स। भाई इस तल में काट दूं तो भी आधा इधर दो इधर चले जाएंगे, तो भी इसमें जो है वो डंबल नहीं कट रहा है, यानी इसमें दो नोडल प्लेन है। अब चेक करने के लिए कौन कौन से दो है, भाई एक्स वाई को छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। कौन कौन सा हो गया, एक तो जेड वाई हो गया, एक जेड एक्स हो गया, ये नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, यहां पर भी कितने होंगे नोडल प्लेन, दो होंगे, बिल्कुल इसी के जैसे। कौन कौन से दो होंगे, वाई जेड को छोड़ दो, कौन कौन से, एक्स जेड और एक्स वाई, ये नोडल प्लेन हो गए। यहां पर भी नोडल प्लेन कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन से होंगे, जेड एक्स को छोड़ दो, बचा कौन सा, वाई एक्स और वाई जेड, ये नोडल प्लेन हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको नोडल प्लेन भी पूछ सकता है कि भाई डी वाई जेड में कितने नोडल प्लेन होते हैं, डी जेड एक्स में कितने होते हैं, डी एक्स वाई में कितने होते हैं। तो ये तो हो गए तीन। अब तीनों में आप एक चीज देखना, डंबल जो है वो तल में है, तो डंबल अगर तल में है तो इनको जो है वो बोला जाता है भाई तलीय कक्षक। ये तीनों के तीनों तल में है, इसलिए इनको तलीय कक्षक भी बोला जाता है। बाकी बचे दो, कौन कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होता है, ये एक्स ये वाई, डंबल यहां पर जो है वो अक्षों पर होते हैं। कौन कौन सी अक्षों पर, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स और वाई अक्षों पर डी डंबल होते हैं। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, डी एक्स स्क्वायर, कई इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर बोलते हैं। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होगा, डंबल कहां होगा, एक्स और वाई पर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहां पर अगर नोडल प्लेन की बात करें तो आप इसको जो है बीच में मार्कर रखो, एक्स वाई और ये जेड, किसी भी तल में काटो डंबल हमेशा क्रॉस होगा। अगर इस तल में काटोगे तो डंबल ऐसे क्रॉस होगा, अगर इस तल में काटोगे तो डंबल ऐसे क्रॉस होगा। इसका मतलब डंबल क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसमें नोडल प्लेन नहीं है। इसमें नोडल प्लेन जो है वो कितने हैं, 0 है। ठीक है, ऐसे ही अगर डी जेड स्क्वायर को देखें, डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा अलग होता है बाकी से। इसमें क्या होगा, ये अपने पास जेड एक्सिस, ठीक है, एक तो जेड एक्सिस है और इसमें एक ऐसी एक चकती होती है जेड एक्सिस के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको इस डंबल और इस डिस्क पर, चकती पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो थोड़ा सा ये अलग होता है डी जेड स्क्वायर। इसमें भी नोडल प्लेन जो है वो नहीं मिलेगा आपको। कितने नोडल प्लेन होंगे, 0 नोडल प्लेन होंगे। तो डी के टोटल जो है वो 5 कक्षक अपने पास कुछ इस तरीके से उनका अभिविन्यास होता है, 3D अरेंजमेंट। अभिविन्यास का मतलब क्या होता है, त्रिविम में कक्षकों की व्यवस्था, इसी को क्या बोलते हैं भैया, अभिविन्यास अपन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये हो गया डी उपकोष के लिए। ठीक है, डी के बाद में आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब इनको भी क्या बोलेंगे, क्योंकि डंबल यहां पर एक्सों पर है, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे, अक्षीय कक्षक बोलेंगे। डी बात एफ उपकोष के लिए, 4 के लिए देखेंगे। ठीक है, एफ उपकोष के लिए, तो एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना, 3। अगर एल का मान 3 है तो एम का क्या क्या मान हो सकता है,
माइनस एल से प्लस एल, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3। ठीक है, तो कुल मान कितने आए? 3 3 6 और एक ये 0 7। तो m के कुल मान कितने आए भैया? m के टोटल वैल्यूज आई 7। तो इसका मतलब f में कुल कितने कक्षक होंगे? f में कुल 7 कक्षक होंगे। ठीक है, यानी f के जो 7 कक्षक है उनको अपन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। f के जो 7 कक्षक है उनको कुछ यूं बनाएंगे। f की संरचना बोर्ड पे नहीं बना सकते, इसलिए इनका अभिविन्यास चेक करने की अपन को जरूरत नहीं है। तो केवल डी तक का अभिविन्यास आपको ध्यान में रखना है ना। एस कैसा हो गया? एस गोलाकार, फिर पी में 3 हो गए, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में 5 हो गए, एफ में कितने हो गए? 7 हो गए। एफ के बाद में जो है अगर अपन बात करें एफ जी, जी के लिए बात करेंगे तो जी के लिए एल का मान कितना? 4। तो एम के मान -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और ये +4। टोटल कितने मान आ गए? 9। यानी अगर जी उपकोष आएगा कभी इन फ्यूचर, जी उपकोष आएगा तो उसमें जो है टोटल ऐसे 9 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 कक्षक होंगे। ठीक है, ऐसे जी एच में पूछ ले, आई में पूछ ले, एच में कितने हो जाएंगे? 11, आई में कितने हो जाएंगे? 13। लगातार ऐसे जो है वो आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे अपन क्या करते हैं, एम कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक, और कक्षक के अभिविन्यास के बारे में एम जो है उससे अपन को जानकारी मिलती है। एम से अपन को यह पता चलता है कि कौन से कक्षक में, कौन से उपकोष में कितने कक्षक होंगे और उसका अभिविन्यास कैसा होगा, ये एम। तो शुरू की जो 3 है ना, ये किसके बारे में जानकारी? शुरू की 3 जो है वो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से निकल के आती है। लास्ट में जो है अपने पास कौन सा? चक्रण क्वांटम संख्या, वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से नहीं आता है, उसके लिए जो है वो बाद में दी गई थी वो। ठीक है, और वो किसको बताती है वो भी चलो खत्म कर ही लेते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं को। तो लास्ट है अपने पास चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखना जरा क्या होता है। अपन बोलते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। 2 प्रकार से परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, एक तो खुद की एक्सिस पर घूमती है, दूसरा सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो इसमें क्या होगा? चक्रण क्वांटम संख्या बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक तो खुद की एक्सिस पर घूमेगा, हाँ, खुद की एक्सिस पर या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर खुद की एक्सिस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम सकता है। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित करता है कौन? एस। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 ही घूर्णन संभव है, इसलिए एस के 2 मान संभव है, 2 मान संभव है। और ये मान जो है वो क्या क्या है? तो एक तो एस का मान होता है +½ एक एस का मान होता है -½ ठीक है ना। एस के कितने मान है ये याद रखना हमेशा कि एस के टोटल वैल्यूज कितनी है? 2 वैल्यूज है, एक तो +½ हो गई, एक -½ हो गई। ठीक है, अब +½ जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित करती है, -½ भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करती है। ये फिक्स नहीं है कि +½ वाला जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करेगा, ये जरूरी नहीं है। -½ वाला जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, तो इस पर फोकस करना। ये जरूरी नहीं है +½ वाला हमेशा क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करता है ना, -½ वाला एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करता है ना। +½ वाला क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, -½ वाला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। +½ को अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो -½ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, +½ को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो -½ जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास चक्रण क्वांटम संख्या जो खुद के एक्सिस पर घूर्णन को प्रदर्शित करती है। कितने मान हो गए? 2, +½ -½ तो प्लस का मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने पास जो है वो चक्रण क्वांटम संख्या, छोटा सा एक पॉइंट है चक्रण क्वांटम संख्या जो अपन ने कंप्लीट किया है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, ठीक है, अपन ने देख ली। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन चारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन अपन ने बीच में किए हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके लाने हैं।
नेक्स्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपना लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सीखेंगे और उसमें मॉड्यूल डिस्कशन भी अपन करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक आपको टिक करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास तक क्या करना है, सॉल्व करके लाने हैं। क्लियर है बात? तो मैं आपको इस पे क्वांटम नंबर पे कुछ टिक करवा देता हूं क्वेश्चन और, जो आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको करना है भाई 89। ठीक है, 89 के बाद में 91 स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89 91। ठीक है, फिर इसके बाद में 95 97। ठीक है, 98 99 100 101 101 के बाद में 102 102। ठीक है, 103 104 105 106 107 108 और 109। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद में स्टेज सेकंड, तो स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 20 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 20 22 24 25। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 48 49। ठीक है, 64 64 के बाद में 74 73 और 74 दोनों कर लेना, और फिर 76 फिर 78 फिर क्वेश्चन नंबर 88 नहीं, 88 नहीं करना है, 88 कल देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है, तो 88 नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 और 102। ठीक है, ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 ये कर लेना, 112 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 ठीक है, फिर ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपको एक बार करने हैं, है ना। स्टेज थर्ड में आपको एक बार कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कल कर लेंगे। स्टेज थर्ड के क्वेश्चन कल टिक करवाएंगे। स्टेज फोर्थ में आपको जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 2 6, फिर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 13 कल कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। ठीक है, 2 6, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 18 के बाद में 26 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्वांटम संख्याओं से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बातें अपन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो इसके बाद में अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहां से। ठीक है ना, थैंक यू।